ब्राह्मण 8.5 लाख वाला गरीब और हमारा 20,000 की नौकरी करने वाला 2,40,000 वाला अमीर। यार अजीब सिस्टम है। पिछड़ा नहीं है प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री हिंदू। तो कौन कह रहा पिछले हिंदू है? वो तो सूत्र है। इनके हिंदू राष्ट्र में बुद्ध नहीं, कबीर नहीं, नानक नहीं, रैदास नहीं, फूले नहीं, साहूजी महाराज नहीं, डॉक्टर अंबेडकर नहीं, मानवर काशीराम नहीं। जब इनके हिंदू राष्ट्र में मेरे 2,500 साल के पुरखे नहीं हैं, मेरे पूर्वज नहीं हैं, उनकी विचारधारा नहीं है, उनका कोई बताया हुआ मार्ग नहीं है, तो इसका मतलब इनके हिंदू राष्ट्र में मैं हूं ही नहीं। यानी इस देश के SC ST OBC माइनॉरिटी जो 85-90% हैं, उनके पुरखे इस हिंदू राष्ट्र में नहीं है। इसलिए हम 85% लोग इनके हिंदू राष्ट्र का विरोध करते हैं। और अगर इनको हिंदू राष्ट्र बनाना है तो बैठ करके डिबेट करें, बताएं इसमें बुद्ध कहाँ है, कबीर कहाँ है, नानक कहाँ है, रैदास कहाँ है, फूले कहाँ है, साहूजी महाराज कहाँ है, डॉक्टर अम्बेडकर और काशीराम कहाँ है? बताएं, बता तो दें इनकी क्या भूमिका है हिंदू राष्ट्र में। और डॉक्टर अम्बेडकर ने तो स्पष्ट कहा कि हिंदू राष्ट्र की कल्पना करना ही इस देश के लिए विनाश का कारण बनेगा। योगी जी को, मोदी जी को, RSS को, बजरंग दल को, ये जितने संगठन घूम रहे हैं, इनको पता है कि आप धर्म की बात करते रहोगे तो आप सत्ता में बने रहोगे, और जिस दिन आप धर्म की बात छोड़ करके विज्ञान की बात करना शुरू कर दोगे, उस दिन लोग तर्कशील बन जाएंगे और आपकी बात तो आप भी धर्म की बात करो, सत्ता में जाओ, क्यों कोसते हो फिर? किसकी? हम धर्म की बात क्यों करें? हम तो सब धर्म की बात कर रहे हैं। आप भी तो सत्ता चाहते हैं ना? हम तो, अरे यार, हम सत्ता कौन नहीं चाहता? हम लेकिन सत्ता से पहले सत्ता में हिस्सेदारी चाहते हैं, सिस्टम में हिस्सेदारी चाहते हैं, इस देश के संसाधनों में हिस्सेदारी चाहते हैं। सत्ता सरकार जब बनेगी जब बन जाएगी। फिलहाल तो ये बताओ ये जो सरकारें चल रही हैं, इसमें SC ST OBC कहाँ है? इसमें हमारी हिस्सेदारी कहाँ है? इस देश में जो सरकारी संसाधनों में हम कहाँ, जो प्राकृतिक संसाधन है उनमें हमारी कितनी? अरे पिछले प्रधानमंत्री है, आदिवासी राष्ट्रपति है, और क्या चाहिए तुम्हें? पिछड़ा नहीं है प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री हिंदू है, ठीक है, राष्ट्रपति हिंदू है। तो पिछले हिंदू नहीं है? तो कौन कह रहा पिछले हिंदू है? वो तो सूत्र है। याद देखो, 2 पैमाने हैं। एक पैमाना ये है कि आप हिंदू, मतलब सूत्र है SC ST OBC अम्बेडकरवादी है, या आप हिंदू हैं, ये तय करना पड़ेगा। तो आरक्षण ले तो हिंदू हो। कौन है हिंदू? और ना हो तो हम हिंदू नहीं है। अरे भाई मुझे बता तो दो, आरक्षण जिनको चाहिए, दिक्कत जाति से है। मैं कह रहा हूँ यार, इस देश के अंदर 100% आरक्षण लागू कर दो ना। अगर हमारे 22% से, OBC के 27% से जिन लोगों की दिक्कत है, वो भी तो 10% ले रहे हैं जाति के नाम पर सवर्ण आरक्षण, उनका भी तो आरक्षण दिखाई देना चाहिए। उनका आर्थिक आधार पे EWS देखिए। कौन सा? तो EWS जितना उनका है उससे तो हमारे, उससे ज्यादा तो हमारी अमीरी कम है। ये भी तो चेक कर लो। उनका 8.5 लाख का गरीब, और हमारे पूरे जो खानदान की आमदनी 8.5 लाख नहीं है, और हमारा तुम्हें 4.5 लाख अमीर दिखाई दे रहा है, उनका 8.5 लाख गरीब दिखाई दे रहा है। पैमाना तो तय कर लो पहले सरकारों की बेईमानी का। बेईमानी और बेईमानी तो है। ब्राह्मण 8.5 लाख वाला गरीब और हमारा 20,000 की नौकरी करने वाला 2,40,000 वाला अमीर। यार अजीब सिस्टम है। उनके पास में एक बालक है, जो बाल को फौज लगी पड़ी, पूरा कुनबा भर रहा है इतना बालक है। तो आर्थिक आधार पर अपना भी करो ना, फिर आप भी इसी कैटेगरी में। नहीं, हम तो कह रहे हैं जो हमारा है इसे तो रहने दो। आर्थिक आधार पर हमें और मिलना चाहिए। अच्छा, और मांग रहे हैं? हाँ, और क्या। अभी तो हमारा ये 27%, 49% तो है ही, 49.5%। इसके बाद में जो हमारे गरीब है, जैसे माइनॉरिटी में SC ST OBC जो माइनॉरिटी हैं, बुद्धिस्ट हैं, जैन हैं, सिख हैं, मुसलमान हैं, जो माइनॉरिटी हैं, इनका जो 4.5 यही बढ़ाना चाहिए। अभी तो जिस दिन ये सारे शेड्यूल कास्ट बौद्ध धर्म अपना लेंगे तो इनका ये भी तो आरक्षण है, उनको भी आरक्षण चाहिए। दोनों आरक्षण चाहिए। तो ब्राह्मणों को दे सकते हो आर्थिक आधार पर, सवर्णों को दे सकते हो, तो हमें क्यों नहीं दे सकते? हमें भी तो, हम इस देश के मालिक नहीं है, या इस देश में रहने वाले नहीं है हम। तो हिंदू राष्ट्र बनने नहीं दो। हिंदू राष्ट्र कैसे बन जान देंगे? क्यों बन जान देंगे? हिंदू राष्ट्र क्या मतलब? हिंदू राष्ट्र क्या पढ़ के जान देंगे? जब तक इस देश के अंदर एक भी अम्बेडकरवादी है, तब तक ये देश हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता। ये आप लिख लो। तो ये साधु संत क्या करेंगे? साधु संत भी सरकार जब तक चल रही है, किसी दिन हमारे जैसी सरकार आ जाएगी, उठा कर जेल में भेज देंगे। धमकी दे रहे हो? धमकी थोड़ी देर बता रहे हैं। अच्छा, ये भी तो धमकी दे रहे हैं रोज। ये क्या कर रहे हैं? ये तो प्यार मोहब्बत बांट रहे हैं। अच्छा, प्यार मोहब्बत बांट रहे हैं। किसी के सर की बोली लगा दो, ये प्यार है। राजेंद्र पाल की बोली लगा दो, चंद्रशेखर की बोली लगा दो, स्वामी प्रसाद के सर की 50 लाख की बोली लगा दो, ये प्यार है। अगर ये प्यार है तो नफरत क्या है, जरा बताओ। अरे वो तो कुछ लोग हैं वैसे। अच्छा, कुछ लोग हैं ये। अच्छा, कुछ लोग हैं ये असामाजिक तत्व है ये। अच्छा, फिर कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं होती इनके ऊपर? अब वहाँ पे FIR नहीं करवा। अरे FIR हम करवा, कोई सुन ही नहीं रहा। वैसे तो सुप्रीम कोर्ट रोज लट लेकर लगा रहा है, ऐसे मामलों से मोटो नहीं लेता। शोषण हो रहा है आप लोगों का। शोषण ही हो रहा है, और क्या हो रहा है यहाँ? पंचायत और खाप में तो ऑर्डर दिए ना कि जाओ मार दो। उनके आज तक कुछ करा कोर्ट कचहरी ने? पुलिस ने कुछ करा? अरे पुलिस जो तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव करती है जब तुम जाते हो कि हमारी बहन बेटी की इज्जत टूट ली, तुमसे ये कहती है इज्जत की बात है तो बंद कर दो। पीपी का नशेड़ी पानी बन गया शरीर का, गुलामी आ चुकी है शरीर में, तो क्या करेगा वो? बताइए। तुम्हें यूं नहीं पता कि तुम किस लिए आए और किस लिए मर के चले गए। तो तुम तो ढोर और कुत्ते की तरह होगे जैसे कुत्ते, उन्हें यूं ही नहीं पता कैसे पैदा हुए और क्यों आए और क्यों चले गए। तुम्हारे जीवन का कोई उद्देश्य नहीं। अरे जहाँ तुम पढ़े हो, तुम पर वहाँ 1 बीघा जमीन नहीं, तो गाँव में फिर भी बहन बेटी इनकी इज्जत लुटवा रहे हो। क्यों भाई? शहर में क्यों नहीं आ रहे? ये तो राजधानी में हुआ है ना मामला। बताइए। दिल्ली में। मेरी बात सुनो, जो राजधानी में हुआ उसकी बात भी कह रहा हूँ भैया। तुम उनसे सवाल क्यों नहीं करते हो दबंगों से कि भाई तुम्हें किसने राइट दे दिया कि दलित बेटियों की इज्जत लूट रहे हो तुम?
दलित लोगों को मार रहे हो, उनकी जमीन छीन रहे हो, तुम्हें किसने अधिकार दे दिया? जेल भी तो जा रहे हैं ना वो, देखिए। हाँ अरे जेल तो बाद में जाएगा, उसका तो सत्यानाश हो ही जाता है। जिसकी छीनते हैं, जिसकी बहन बेटी, किसी लड़की की इज्जत लूट गई, उससे कौन शादी करेगा भाई? वो तो बर्बाद हो गई। बताइए आप। अब ये हाथरस वाला केस क्या हुआ था? क्या करा कोर्ट ने? एक आदमी को उठा के उसे वो बना दिया अपराधी और एक को सजा दे दी, बाकी 3 बरी कर दिए। ये साजिश है पूरी तरह से लोगों को कमजोर करने की। तो इसलिए मैं SC हो, तुमसे दलितों OBC वाला मैं सही बता रहा हूँ आपसे, अपनी रक्षा तुम्हें स्वयं करनी होगी साथियों। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय साथियों। के 2.5 लाख के करीब स्कूलों को मर्ज किया जा रहा है और हमारी नाक के नीचे दिल्ली में हम सभी बैठे हैं और पूरे देश के लोग दिल्ली की तरफ देखते हैं कि दिल्ली में क्या हो रहा है, NEP के अगेंस्ट क्या हो रहा है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है और कई स्टेट्स में मैं देख रही हूँ आंदोलन चल रहे हैं, छात्र आंदोलन, शिक्षक आंदोलन और अभिभावक भी आवाज उठा रहे हैं। अभी चेन्नई में ऑल इंडिया सेव एजुकेशन कमेटी की एक कॉन्फ्रेंस थी, कन्वेंशन थी, उसमें कम से कम 500 तो खाली छात्र थे। तो सोचिए भाषा को लेकर वो लोग कितने जागरूक हैं। 5 स्टेट के लोग वहां पर थे जो नॉन हिंदी स्पीकिंग है। हिंदी को थोपने के खिलाफ उन्होंने कितना जबरदस्त आवाज बुलंद की है। वो हिंदी जो हमारे मातृभाषा के नाम पर हम मानते हैं, 8th शेड्यूल में 22 भाषाएं जो हमारे संविधान में दी गई है, वो सब मातृभाषाएं हैं और पूरे देश के जितने भी राज्य हैं सबको अपनी भाषा में पढ़ने का अधिकार है। लेकिन ये जो अभी आपने देखा होगा कि इसमें महाराष्ट्र में, इसमें क्या MP में अंग्रेजी हटाकर हिंदी में मेडिकल की बुक्स का उद्घाटन कर रहे हैं हमारे गृह मंत्री जी। क्या तमाशा है। अरे तुम कहते हो संस्कृत, हिंदी, फलाडिका ये हमारी मातृभाषा है, हमारी संस्कृति। अभी एक भाई मेरे से पूछ रहा था कि क्या हर्ज है संस्कृत और हिंदी में। NEP में तो इन बातों की बहुत तारीफें की गई हैं। अरे एक हर चीज का एक रोल होता है। संस्कृत ने एक रोल प्ले किया 500 साल पहले, 1000 साल पहले, अब वो रोल खत्म है। लैटिन ने एक रोल प्ले किया और भी विश्व की 4 जो सिस्टर लैंग्वेज कहलाती है उन्होंने अपने रोल प्ले किए। तो क्या उस बोझे को ढोके अब चलेंगे हम? अब तो नई लैंग्वेज और नई जो हमें डेमोक्रेटिक वैल्यूज देती है, जो हमें साइंटिफिक तरीके से सोचना सिखाती है, जो विश्व में उन्नति और विकास के लिए हमारा हथियार है, उस लैंग्वेज को लेना पड़ेगा। और ये उस लैंग्वेज के नाम पर खुद के बच्चों को फॉरेन में पढ़ा रहे हैं, खुद के बच्चों को बड़े बड़े इंग्लिश मीडियम स्कूलों में पढ़ा रहे हैं और हमारे बच्चों के लिए, दलितों के बच्चों के लिए, गरीबों के बच्चों के लिए, बेटियों के लिए, महिलाओं के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए कह रहे हैं हिंदी हिंदी हिंदुस्तान। तो ये तमाशा समझे बिना इस तमाशे का तोकाट नहीं किया जा सकता। तो साथियों, केवल एक भाषा पर ही नहीं, स्कूलों के मर्जर और क्लोजर। एक स्कूल मेरे गांव का जिसमें 4000 बच्चे पढ़ते थे, मेरे हस्बैंड उस स्कूल में शिक्षा प्राप्त किए। जानते हैं वो 10 एकड़ में जो स्कूल था, आज उस स्कूल में 30 बच्चे हैं। कितनी प्लानिंग से इन्होंने 91 से लेकर आज तक सरकारी स्कूलों को बर्बाद करने की एक जिहाद छेड़ी है और प्राइवेट स्कूलों को सस्ती जमीनें, सस्ते लोन, सस्ता सब कुछ देकर महंगी फीसें वसूलने का। अभी मेरे पहले साथी ने कहा, और इधर से ही काम नहीं चला, फॉरेन बोर्ड्स, CBSE बोर्ड को बर्बाद करके, फॉरेन बोर्ड्स, कैम्ब्रिज बोर्ड, ऑक्सफोर्ड, फलाडिका, ये वो। क्या तमाशा है भाई। हमारी टैलेंट बाहर जा रही है क्योंकि यहाँ बच्चों को रोजगार नहीं है, क्योंकि यहाँ बच्चे PhD करे, पोस्ट डॉक करे, घूम रहे हैं, उनको रोजगार नहीं है। ये कह रहे हैं बाहर से हम फैकल्टीज बुलाएंगे। शर्म से डूब नहीं मरना चाहिए। क्या क्या कर रहे हो तुम? हमारे बच्चों को रोजगार देने की बजाय, हमारे नए स्कूल खोलने की बजाय स्कूलों को मर्ज कर रहे हो। बच्चों के रोजगार छीनने के लिए बाहर से फैकल्टीज की बात कर रहे हो। अपनी यूनिवर्सिटियों को बर्बाद करके, अपने JNU और सेंट्रल यूनिवर्सिटियों पे सब पे कोड़े चलाकर स्टूडेंट्स को और हमारे टीचर्स को जेलों में डालकर तुम अब कह रहे हो हम फॉरेन यूनिवर्सिटी बिल ला रहे हैं। क्या क्या इनकी कहानी, क्या क्या कहा जाए। कुल मिलाकर बात इतनी है कि ये सरकार एजुकेटेड जनता नहीं चाहती, ये चाहते हैं रियाया। एक बादशाह होगा, बाकी लोग रियाया होंगे।
होंगे। एक राजा होगा, सम्राट होगा और बाकी प्रजा होगी। प्रजा को क्या चाहिए? रोटी कपड़ा और उनको अपना रहने खाने का थोड़ा बहुत सामान। ना उन्हें नौकरी चाहिए ढंग की, ना उन्हें कोई एजुकेशन चाहिए, ना देश का। उनका कहना है देश बहुत डेवलप कर चुका, अडानी ने बहुत डेवलपमेंट दे दिया, अंबानी ने बहुत डेवलपमेंट दे दिया, विश्व में झंडा बुलंद कर दिया। देश को बर्बाद करके संसाधनों को लूट कर बेशर्मी के साथ डंका पीट रहे हैं। शिक्षा बेच दी, हमारे रोजगार खत्म कर दिए। अभी बिजली का भी नया बिल ला रहे हैं जिसके लिए किसान 13 महीने सड़क पर बैठे थे। तो साथियों, कहानियां बहुत हैं लेकिन समाधान एक ही है और वो समाधान है जन आंदोलन। और शिक्षकों पर और हमारे छात्रों पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है, सबसे बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है। क्योंकि आपको पता है नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कि तुम्हारी शिक्षा इंतजार कर सकती है लेकिन देश की आज़ादी इंतजार नहीं कर सकती। तो आपकी शिक्षा, आपके कैरियर, आपके रोजगार को तो वैसे ही बलि चढ़ाया जा रहा है। वैसे ही हमारे टीचर से मैं बात करती हूँ स्कूलों में, जो ये केजरीवाल सरकार दावा कर रही है कि इन्होंने वही विश्व स्तर के स्कूल बना दिए, सैकड़ों स्कूलों को इन्होंने बंद कर दिया, मर्ज कर दिया। टीचर और स्टूडेंट रेशो एक टीचर का 90-90, 100-100, 150 बच्चों का आ रहा है और जनता चुप है। दुख की बात ये नहीं है कि वो गलत कर रहे हैं, दुख की बात ये है सारे विपक्षी दल मुंह में दही जमाए हुए, कभी भी इनके नेता गिरफ्तार होते हैं तो हजारों की संख्या में सड़क पर उतरते इनके कार्यकर्ता, कभी शिक्षा के लिए खड़े होते हैं, कभी आवाज उठाते हैं हमारे बच्चों के रोजगार कहाँ गए, कभी आवाज उठाते हैं हमारे सैनिकों की पेंशन का क्यों नहीं हो रहा, कभी आवाज उठाते हैं अग्निवीर का क्या हो रहा है, नहीं उठाएंगे। तो ये साथियों, विपक्ष बनना पड़ेगा आज हमें, क्योंकि इस विश्व में जितनी क्रांतियां हुई हैं, जितने परिवर्तन हुए हैं, छात्र और शिक्षक उनका नेतृत्व किए हैं। तो आज ये जिम्मेदारी आप पर और हम पर आयद होती है साथियों। तो आप सबको तैयार रहना है, केवल हमारे भाषण नहीं सुनना है और भाषण नहीं देना है, एक्ट के लिए सड़क पर उतरना है। बहुत बहुत धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद।